नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जालसाजी से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में जालसाजी से जुड़े कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी को कोई व्यक्ति या संस्था छलता है या छलने का प्रयास करता है। इसमें दस्तावेजों का फेरबदल भी शामिल है। इन दस्तावेजों के उदाहरण हैं सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे कि आधार या पैन कार्ड, चेक, शेयर प्रमाण पत्र, पेटेंट दस्तावेज, दवा का पर्चा आदि। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसे सभी राज्यों और केंद्र सरकार ने अपराध का दर्जा दिया है। जालसाजी के अपराध के कई पहलू हैं और किसी को दोषी पाए जाने से पहले सभी को सिद्ध किया जाने की जरूरत है। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता हैं राजीव समैयार, जालसाजी से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे। नमस्कार राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो अगर हमारी जनता यानी अगर आप सभी का जालसाजी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राजीव जी से राय ले सकते हैं। नंबर है 0120612793 0120612793 और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लोग जालसाजी में फंसाते हैं। तो आखिर जालसाजी से जुड़ी कानूनी जानकारी कैसे प्राप्त करें? तो जालसाजी से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता राजीव जी मौजूद हैं। आप राजीव जी से बात कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी बात करके सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो डायल करें 0120612793 0120612793। राजीव जी, जिस प्रकार से लगातार जालसाजी के मामले आते रहते हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जालसाजी की कानूनी परिभाषा क्या है? क्या ये अपराध है? इंडियन पैनल कोड में जालसाजी का परिभाषा दिया गया, ये सेक्शन 463 में दिया गया। अब जालसाजी है क्या, ये समझ। जालसाजी बेसिकली जालसाजी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज होती है, हमेशा प्रॉपर्टीज पे कंसर्न की जाती है। जो डॉक्यूमेंट्स फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, उसको आप जेन्युइन प्रिटेंड करके किसी को हार्म पहुंचा के इंजरी करते हैं, कोई बेनिफिट लेते हैं जिससे कि किसी को हार्म होता है, ये जालसाजी, इसको जालसाजी कहते हैं। इस जालसाजी का बेसिक मोडस क्या होता है? मोडस ये है कि अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, उस फर्जी डॉक्यूमेंट्स का आप कोई यूज नहीं करते, वो जालसाजी है। लेकिन अगर वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का आप यूज करके उस फर्जी डॉक्यूमेंट्स के चलते आप बेनिफिट लेते हैं और किसी को लॉस इंजरी करते हैं, तो उसको जालसाजी कहते हैं। या उस फर्जी डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, है ना, किसी को बेनिफिट करने के लिए, या ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के से आप किसी प्रॉपर्टी को पास करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये सारी चीज, जितनी भी चीजें आती है, ये जालसाजी के अंदर आती है। लेकिन इसके दो मोडस बोझ हुए। जालसाजी, जब भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात होती है कि जालसाजी तरह की, तो दो चीजें, एक होती है व्यक्ति एक्ट कर रहा है, दूसरी बात होती है कि व्यक्ति का इंटेंशन है कुछ करना। अगर आपने एक्ट कर दिया, आपको पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट फर्जी है कि जेन्युइन है, और यू बिलीविंग दैट कि ये जेन्युइन है, आपने एक्ट कर दिया, तो वो आप जो ऑफेंस नहीं, इसको ऑफेंस नहीं मानते। लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है और उस फर्जी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करके, उस फर्जी डॉक्यूमेंट्स के प्रेजेंट से आप किसी अपने आप को बेनिफिट कर रहे हैं, किसी को लॉस इंकर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक लॉस हो, चाहे पीपल्स लॉस हो, चाहे पर्सनल लॉस हो, चाहे किसी तरह का लॉस हो, तो ये सारी चीज जो होती है वो जालसाजी के अंदर आती है। तो जालसाजी की मोटी और उसमें दो इंग्रेडिएंट हैं। एक है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, दूसरा फ्रॉडुलेंट एक्ट। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होते हैं कि यू आर नॉट ऑनेस्ट बिफोर समवन, और फ्रॉडुलेंट एक्ट आपकी इंटेंशन है कि यू हैव टू डू समथिंग कि जिससे कि आप बेनिफिटेड हो जाओ और दूसरे को इंजरी कराएं, तो वो प्रॉपर्टी कंसर्न इंजरी चुनाव।
जी ये है जी। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कानूनी कार्यवाही कैसे करें, क्योंकि वेबसाइट हैक हो जाना, बैंक अकाउंट हैक हो जाना आदि इस तरीके की समस्या आए दिन आती रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? आज के देश में डिजिटल हो गए, सारी सुविधाएं जो ऑनलाइन दी जा रही है, चाहे बैंकिंग सुविधाएं हों चाहे अदरवाइज सुविधाएं, तो बैंकिंग सुविधाएं और या अदरवाइज डिजिटल सुविधाएं को में कुछ आपको जो है हिदायत दी जाती है बैंक से ही। तो आप अगर बैंक के ऑनलाइन आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो बैंक ये हिदायत देती है कि आप जो है तो आप बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को आप कहीं भी शेयर नहीं करेंगे, ये आपकी पर्सनल चीज होगी। अगर आप उसको शेयर करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगी। मान लिया छोटी सी चीज, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम एटीएम रखते हैं, हाँ एटीएम रखते हैं, तो एटीएम में हमें बैंक जो पिन जनरेट करके देती है कि ये साहब ये आपकी पिन है और आप जब एटीएम यूज करेंगे तो आप इसको पिन डालेंगे तभी आपकी जो है ट्रांजेक्शन होगी। लेकिन अगर ये पिन को हम किसी और से शेयर कर देते हैं तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी को हम शेयर कर दिए, और उस कॉन्फिडेंशियलिटी के शेयर से अगर हम मेरी अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, किसी तरह की चीज हो जाती है, देन हम बीइंग ए होल्डर ऑफ द जो एटीएम हम उसके लिए लायबल हैं। उसी तरह अगर किसी तरह की बैंकिंग की ऑनलाइन आप कर रहे हैं किसी के ट्रांजेक्शन, जनरली लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ट्रांसफर ऑफ मनी करते हैं, सारा चीज करते हैं, तो ऑनलाइन के लिए एक आरबीआई की गाइडलाइंस है, वो टाइम टू टाइम आरबीआई जो है उसको गाइडलाइन देती रहती है कि इस गाइडलाइन से यू हैव टू वर्क इट। अब उस क्रेडेंशियल्स को हम शेयर करते हैं। आज के डेट में जब आप डिजिटल की बात कर दी तो ये सारी चीजें हम कोर्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि डिजिटल फ्रॉड हो गया। होती क्या है कि जनरली कि कोई फोन आ गई आपके पास, या आपके पास आपके मोबाइल पे कोई लिंक आ गई, अनऑथराइज्ड लिंक आ गई, और वो आपको कन्विंस करती है कि आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा, या ये लिंक जो है प्रिजम्पशन है कि ये बैंक ने दी है आपको। तो समटाइम्स क्या होता है कि व्यक्ति फॉर द सेक ऑफ कि हमको कुछ मिलेगी, चाहे लॉटरी कंसर्न हो, चाहे समथिंग मनी की कंसर्न हो, चाहे समथिंग सेल की कंसर्न हो, आप लिंक को ओपन करते हैं। जैसे लिंक ओपन करते हैं आप अपने सिस्टम पे, आपकी बैंकिंग क्रेडेंशियल जो है बैंकिंग वो ट्रांसफर हो जाती है, वो जो व्यक्ति वो लिंक पे वर्क करता है उसके पास शेयर हो जाती है। जैसे आपकी बैंकिंग क्रेडेंशियल शेयर हो गई तो उसके पास आपकी जो सारी चीजें हैं वो शेयर हो जाती है। देन ही कुड वर्क अपॉन दिस, आप उससे वो वर्क करके आपके पैसे को निकाल लेते हैं। अब इसमें भी आरबीआई ने और बैंकिंग ने गाइडलाइंस दी कि जैसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होगी, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गई तो इमीडिएट यू हैव टू इन्फॉर्म, आप एज अर्लीस्ट इन्फॉर्म करते हैं, और जैसे इमीडिएट आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं तो बैंक विल एक्ट अपॉन इट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट अपॉन इट, और वो जानती है, अगर वो समझ रही है कि नहीं इट वाज डन अनऑथराइज्ड, अगर ये मानती है तो वो पैसे आपसे आ जाएंगे। लेकिन अगर वो बैंक ये मान रही है कि यू हैव शेयर द क्रेडेंशियल, जिसकी नेग्लिजेंसी के कारण ये आपके अकाउंट से डिजिटली लॉस हो गई, तो फिर बैंक जो है उसको कहती है कि ये तो फिर फ्रॉड का मामला हो गया, यू हैव टू मेक कंप्लेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट करेगी तो देखेगी कि हु इज द बेनिफिशियरी, है ना, और बेनिफिशियरी को पकड़ेगी और वो एक्यूज बनाएगी उसको, और अकॉर्डिंग टू लॉ उसको पनिश करेगी। ये सारी चीज डिजिटली चलिए सारी बातें। देखिए ये तो बात हो गई वेबसाइट और बैंक अकाउंट कैसे होना आदि, लेकिन अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फर्जी तरीके से जो भूमि बेनामे या जालसाजी होने पर क्या करें, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि भूमि बेनामे को लेके काफी जालसाजी देखने को मिलती है, और उसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि किस तरीके की सजा का प्रावधान है, क्या जुर्माना भी है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए कहीं भी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे दिल्ली से बाहर हो, है ना, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो भूमि की डॉक्यूमेंट्स होती है, जो जमीन की डॉक्यूमेंट्स, उसको टाइटल डीड कहते हैं। ये टाइटल डीड को जो है आप उसको सहेज के रखते हैं कि बिकॉज इट इज ए टाइटल ऑफ योर प्रॉपर्टी, है ना। और टाइटल डीड कैसे बनती है, सेल डीड कहते हैं जनरली। टाइटल डीड कन्वेंस डीड होती है, सेल डीड होती है, और वो एक
सब रजिस्ट्रार के यहाँ की एक बुक्स होती है, वो बुक्स 1 में जो भी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होती है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, वो टाइटल डीड में आती है। अब टाइटल डीड को क्या होती है कि अगर हम आप कोई और करें, पता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये सेल डीड मेरे पास है ना, समबडी आपके प्रेजेंस ऑफ पर्सुएशन, आपकी साइन को ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि आम सच एंड सच पर्सन और ये जो प्रॉपर्टी है मेरी है जी, और उस पे साइन जो रिजम्बलिंग साइन करके उस प्रॉपर्टी को बेच दी, पार्ट ऑफ कर दी, या वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दी, या वो प्रॉपर्टी को लीज आउट कर दी, या उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन उठा लिया, है ना। तो जनरली ये सारी चीजें जो होती है वो भूमि के कंसर्न की, के प्रॉपर्टी के कंसर्न की होती है जी। इस प्रॉपर्टी में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें हम जो प्रॉपर्टी कोई भी चीज होती है उससे बहुत सारी चीज होती है। जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो डिजिटली भी साइन होती है, जब आप रजिस्ट्रार के कोर्ट में जाते हैं, और आपकी मैनुअल साइन होती है, तो रिसम्बलिंग साइन होती है। जैसे आपके नॉलेज में आए तो ये चीटिंग की मामला बनती है कि दे हैव चीटेड यू, है ना, फर्जरी कर ली, आपके डॉक्यूमेंट से फर्जरी करके आपके साइन को जो रिसम्बल साइन करके कर ली, तो यू हैव टू इमीडिएट इन्फॉर्म टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन, हु आर द ऑथोरिटी। पुलिस इज द अल्टीमेट ऑथोरिटी जो कि उस सारी चीज को देखती है। आप पुलिस में जाएंगे, केस करेंगे, अगर केस करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर वो चीज पाई जाती है कि ये गलत है तो वहां से दूसरी बात, अगर आप लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत है तो सेल डीड को आप कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड में चले जाएंगे, आपके पास सिविल राइट भी है। यू कुड अप्रोच टू द कोर्ट, ये जो डॉक्यूमेंट एक्यूट किया गया, ये डॉक्यूमेंट जो है नल एंड वॉइड, आप इसको डिक्लेयर कीजिए। तो कोर्ट के पास आप जाएंगे, तो कोर्ट के पास पिटीशन लगाएंगे कि ये पिटीशन है जी, ये डॉक्यूमेंट में मेरी साइन है नहीं, आई वॉज नॉट प्रेजेंट, ये रिसम्बलिंग साइन है, ये फोरेंसिक लैब में भेजिए, फोरेंसिक लैब से प्रूव होगी और कई ये मैंने नहीं करा, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करा सकते हैं। यू हैव राइट टू, यू हैव टू अप्रोच टू द कोर्ट, और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट जो है उस डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर देती है। अल्टीमेट ऑनर्स के इन फेवर में बिक्री हो जाती है, ये सारी चीज। अदरवाइज क्रिमिनल की बात आ जाती है, पार्ट ऑफ द क्रिमिनल आप चले जाए तो क्रिमिनल में क्या है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेटेड व्हाट सर्कमस्टांसेस इट हैड बीन साइन, कौन साइन करा, कंसिडरेशन ऑफ अमाउंट किसके पास चला गया, ये सारी चीज देखती है पुलिस, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करेगी उस FIR में। उसके बाद ट्रायल होगी, ट्रायल होने के बाद जो एक्यूज बनाए जाएंगे वो पनिश्ड होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, उसकी पनिशमेंट है। लीगल हेल्पलाइन में हमारे साथ बातचीत के लिए राजीव जी मौजूद हैं। राजीव जी से बात करेंगे और आज जालसाजी को लेकर हम तमाम सवाल सर से पूछ रहे हैं। सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या एक जालसाज या फ्रॉड कंपनी जिस पर जालसाजी का आरोप है वे अपने ग्राहकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जालसाज कंपनी जो है ना, ये तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो गई, अप्रूव्ड होगी, इसलिए ये जालसाज कंपनी। तो ये जब कोई भी कंपनी ये प्रूफ हो जाती है कि ये जालसाज कंपनी है, तो उसकी जो है पावर सीज हो जाती है। वो जालसाज है तो वो एक्ट के वो पनिश्ड कंपनी हो गई, ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो गई। तो सो फार एज ग्राहक उससे केस कर सकता है, लेकिन वो अब इनिशियो वॉइड कंपनी हो गई है। वो कंपनी जो है, जो जालसाज कंपनी हो गई, उसका क्लेम टुवार्ड्स जो है कस्टमर्स की बात वो नहीं बनेगी। ग्राहक की क्लेम टुवार्ड्स जालसाज कंपनी के अगेंस्ट बनेगी, वो हमेशा रहेगी। क्या वो जालसाज कंपनी है, दे कुड पनिश हिम, दे कुड टेक द लीगल रिकॉर्स अगेंस्ट द कंपनी। क्या वो जालसाज कंपनी है, ग्राहक ने इसको इंड्यूस करके उसमें इन्वेस्ट कराया या जो भी चीज करवाई, जिस तरह की बात है, तो ये ग्राहक उससे केस कर सकते हैं। बट वो जालसाज कंपनी की जो है वो अविनिशियो वॉइड हो जाती है, वो कंपनी की जो लीगल स्टेटस होती है वो वॉइड हो जाती है। तो ये यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है। राजीव जी, क्या धारा 420 के तहत क्या आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है? क्या इसमें बेल मिल सकती है? देखिए, धारा 420 जो है वो इंडियन पैनल कोड में चीटिंग की है। चीटिंग की डेफिनेशन जो है वो 415 में। तो ये चीटिंग जो होती है, वो चीटिंग क्या होता है कि यू इंड्यूस समवन और प्रेजेंटिंग दैट कि इट इज अ करेक्ट, और आप उसको इंड्यूस करके कोई चीज करवा लेते हैं, है ना। तो ये सारे चीज जो है, ये एक जो है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस ऑफेंस में जो है
तो ऐसे तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बट ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जब तक कि आप कॉग्निजेंस नहीं लेते, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, तब तक इसमें बेल की बात नहीं बनती है। और नॉन बेलेबल बेल मिलती है, ऐसा नहीं है कि बेलेबल ऑफेंस में ही केवल बेल मिलती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिलती है। बट वन हैज टू प्रूव दैट, क्योंकि ये सारा चीज जो है, तो ये उसकी कंटेंट जो इंड्यूसमेंट की कंटेंट है, उस इंड्यूसमेंट के कंटेंट के साथ जो ये जो लॉस है, इंकर्ड है, वो सारा चीज को कोर्ट हैज टू सी। कोर्ट सारी चीज देखती है और ये फील करती है कि ये 420 का केस बन रहा है, ही हैज चीटेड समवन और ही गेट बेनिफिटेड एंड चीटेड समवन, तो कोर्ट उसको फिर पनिश करेगी और वो पनिश करेगी और वो पनिशमेंट जो है तो सेक्शन 420 आईपीसी के अंदर, वो धारा के अंदर हुई। पनिशमेंट का डिफिनेशन अलग होती है, पनिशमेंट की अलग है। आईपीसी के इंडियन पेनल कोड के अंदर समथिंग टू बी डिफाइंड वन, और वो इंग्रेडिएंट में अगर कोई फॉल कर रहा है तो उससे केस बनती है, वो केस बनती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी पनिशमेंट होती है। और लॉ में जो पनिशमेंट मेंशन होती है, जज के पास वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि मैक्सिमम पनिशमेंट तक है टू पनिश समवन और उसको पनिश कर। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या फ्रॉड से पीड़ितों को आरोपी कंपनी से मुआवजा मिल सकता है? अभी ताजा उदाहरण जो है ना, चीट फंड, शारदा चिट फंड की है। शारदा चिट फंड में फ्रॉड हो गया है ना, तो सरकार ने करी कि भाई उसने 500 करोड़ रुपए अलॉट कर दी कि जो भी इसमें विक्टिम्स हैं और उसको पेमेंट करेंगे। तो और शारदा चिट फंड में उससे केस चली है ना। ये केस जो शारदा चिट फंड की जो कंपनी है उसको लिक्विडेट करे, लिक्विडेट करने के बाद उसकी जो अमाउंट आती है लिक्विडेशन के बाद, उसके जो फिक्स एसेट होते हैं, उसके जो भी एसेट होते हैं, उसको कंपनी उसको लिक्विडेट, कंपनी एक्ट के अंदर उसको लिक्विडेशन में चली जाती है। लिक्विडेशन के बाद जो अमाउंट आती है, उस अमाउंट को जो इन्वेस्टर होते हैं, जो उसमें पैसे लगाए हुए होते हैं, उस अमाउंट से उसको पेमेंट होती है। उसमें सबसे पहले वो कंपनी एक्ट के अंदर आती है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कंपनी में कोई काम का, कोई भी कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, जो जालसाजी कहते हैं, तो उसमें वो देखते हैं कि उसमें कौन काम कर रहे हैं। पहले तो जो हुआ एम्प्लॉय है तो उसकी पेमेंट करके निकाल देते हैं लिक्विडेशन के बाद। उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो क्रेडिटर और कौन कौन से क्रेडिटर, जितने भी इन्वेस्टर हैं, दे आर द क्रेडिटर, वो क्रेडिटर होते हैं, उसको क्रेडिटर को पेमेंट होती है, तो पेमेंट आती है। लिक्विडेशन में जाने के बाद वो पेमेंट आ जाती है और वो मुआवजा मिलती है। जी देखिए, जालसाजी कर प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो सिम हासिल कर और फिर उनके जरिए ऑनलाइन बैंक खाते खोलकर अवैध तरीके से बैंक अकाउंट खोलने पर किस तरह के जुर्माने या सजा का प्रावधान है? सर, सबसे इंसेप्शन में ही आपने कहा कि जालसाजी के आधार पे हम सिम लेंगे, तो फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस जो है ना, आपने गलत किया, गैर कानूनी काम किया कि यू हैव प्रेजेंटेड द फॉल्स डॉक्यूमेंट, और वहां से आपने सिम ले लिया। उस सिम से लेने के बाद वहां से आपकी जो है कमीशन ऑफ द ऑफेंस शुरू हो गई। आपने उसी सिम के बेसिस पे आपने जो है तो बैंक अपना मोबाइल ऑन किया, उसी डॉक्यूमेंट्स के पे आपने अकाउंट ऑन किया, अकाउंट ओपन कराया, और उस अकाउंट से आपने जो है ट्रांजेक्शन करे। तो साइबर क्राइम और क्या इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर ये साइबर क्राइम में ये सारी चीज आ जाती है। और उसके बाद ये साइबर क्राइम के एक्सपर्ट जो होते हैं, दे विल सी कि ये कहाँ से इंस्पेक्शन हुई ऑफेंस की और कहाँ ये जो ऑफेंस कमिट हुआ कहाँ से, ये सारी चीजें होती है। तो उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल केस फाइल होती है, केस फाइल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उस पर चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होने के बाद उसकी ट्रायल होगी और उसके बाद उसकी पनिशमेंट होगी। ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी और दे विल बी पनिश्ड होते हैं। जनरली जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, एक मूवी झारखंड के कहीं से वो जामताड़ा जहाँ से साइबर क्राइम होती है, वो मूवी, वो सारी चीज जो होती है वहां से साइबर क्राइम होती है। वहां पे सिम लेते हैं और सिम से एक्ट करते वो दे मेक कॉल टू यू कि ये मैं सर्विस कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ और ये कॉल सेंटर से आपकी ये चीज आपकी आनी है, आपको मैं एक मैसेज कर रहा हूँ, ये मैसेज पे आप हमको रिवर्ट कीजिए, आप ओटीपी बनाइए।
जैसे ओटीपी देते हैं, आपकी सारी अमाउंट जो है वो निकल जाती है। वो ओटीपी जो निकल के आती है वो ट्रांजेक्शन ऑफ मनी कहीं उसकी अकाउंट बनी होती है, उस अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या है, बैंक अकाउंट और टीम और पर्सन सारी चीज से कंसर्न जो है बेनिफिशियरी के पास आती है। तो ये सारी चीज कंसर्न और केस बनती और केस बनती है और तहकीकात होगी। तहकीकात में पकड़ी जाती है कि पॉइंट कहाँ से फोन आया था जी, और किस ओटीपी के बाद किसके पास किस अमाउंट से पैसे कटे और किसके पास किस बैंक अकाउंट में पैसे गए और वो बैंक अकाउंट किसके नाम से। ये सारी चीज साइबर क्राइम के अंदर आती है। साइबर क्राइम उसको देखती है और साइबर क्राइम देख के उसको पब्लिकली पनिश करती है। ये सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कानूनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।